Hello everyone, very good morning. So we are covering MCQs, important MCQs for JKPSC और ये आपका यूनिट 5 का सिलेबस है। यूनिट 5 का सिलेबस है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूनिट 5 के जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट क्लासिकल राइटर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरस एंड लॉन्जाइनस। तो आपके क्लासिकल ग्रीक ट्रेडिशन या क्लासिकल ग्रीक लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से इन्हीं 4 राइटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं चारों पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पे मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो आप इसको रिवीजन करते रहो। देखो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोर यू रिवाइज द बेटर द चांसेस, आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। क्योंकि देखो, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको नॉलेज चाहिए, इमेंस नॉलेज चाहिए, सो दैट यू वुड बी एबल टू राइट प्रॉपरली। आपको लिखने का स्टाइल आना चाहिए, आपको स्टोरी को बिल्डअप करने का स्टाइल आना चाहिए, है ना। लेकिन फॉर एमसीक्यूज यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आइदर आपके क्वेश्चन के आंसर सही होंगे या फिर गलत होंगे। आइदर यू विल गेट 2 मार्क्स और यू विल गेट नथिंग। डिस्क्रिप्टिव में आप 1 नंबर ले सकते हो, आपको हाफ नंबर मिल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर, क्योंकि देखो, जब मैंने पहली बार नेट क्वालिफाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दिया था। एंड आई एग्री कि उस समय मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था नेट के बारे में या लिटरेचर के बारे में या लिटरेरी थ्योरी के बारे में, कल्चर स्टडीज़ के बारे में, बट स्टिल आई क्वालिफाइड द नेट। वाई? क्योंकि मैं हर रोज़ 1 मंथ तक हर रोज़ एमसीक्यूज रिवाइज करता था, है ना। एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज मैं हर रोज़ बनाता था। तो उससे क्या होता है ना कि आपका एक फ्लो बन जाता है और आप एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हो, है ना, जब आप एमसीक्यूज बना रहे होते हो। इसलिए एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, इससे पहले 35 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, प्लीज डू चेक दैट आउट, है ना। वो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होने वाला है। कहता है कि हु इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद राइटिंग ऑन द सबलाइम। कौन सा ऐसा राइटर है जो कि सबलाइम लिखने के लिए फेमस है? मतलब किसने सबलाइम लिखा है? प्लेटो? नहीं। प्लेटो की इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? आयोन है और द रिपब्लिक है। एरिस्टोटल का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? पोएटिक्स है। हॉरेस का क्या है? आर्स पोइटिका है। तो राइट आंसर वुड बी ऑन द सबलाइम। लॉन्जाइनस का सबलाइम लिखा गया है, ठीक है, जिसको स्यूडो लॉन्जाइनस भी कहते हैं, क्योंकि नो वन नोज वेदर दिस वर्क ऑफ आर्ट was written by Longinus himself, क्योंकि बस उनको एट्रीब्यूट कर दिया गया कि he might be the writer, he might be the author, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द सबलाइम इन लॉन्जाइनस ट्रीटिस रेफर्स टू। सबलाइम का जो कॉन्सेप्ट है लॉन्जाइनस के वर्क के अंदर, वो किस चीज को रेफर करता है? अ मोरल मैसेज इन लिटरेचर, अ पर्टिकुलर पोएटिक मीटर, अ क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज और थॉट दैट एलिवेट्स एंड ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस, और डी द फॉर्मल परफेक्शन ऑफ द लिटरेरी वर्क। सो द राइट आंसर इज दिस सी। कहता है कि अ क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए जो कि थॉट को एलिवेट कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे ऑडियंस को। देखो, सबलाइम का कॉन्सेप्ट बाद में बर्क भी देते हैं, एडमंड बर्क। ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, जिसका मतलब है ऑ एज वेल एज फियर एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, सबलाइम का सिंपल मतलब है राइटिंग से। राइटिंग में आप ऐसे लैंग्वेज का यूज करो जो कि आपको एलिवेट कर दे, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आपकी थिंकिंग को एनहांस करे। दैट इज व्हाट एलिवेशन मीन्स। मतलब आप एक जो ऑडियंस है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाए, उस रियल में चला जाए, है ना, ट्रांसेंड जिसको कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द सबलाइम ऑन एन ऑडियंस इज। सबलाइम का जो प्राइमरी इफेक्ट है ऑडियंस के ऊपर कैसा होता है? रैशनल अंडरस्टैंडिंग होता है, रैशनली वो सोचने लगता है, वेदर इंटेलेक्चुअल डिबेट करने लगता है, एक्सटेसी एंड एलिवेशन ऑफ द सोल होता है, या फिर मोरल इंप्रूवमेंट होता है। द राइट आंसर इज सी, एक्सटेसी एंड एलिवेशन ऑफ द सोल। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ सबलाइम आइडेंटिफाइड बाय लॉन्जाइनस। इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स नहीं है जो कि डिफाइन किया गया हो, आइडेंटिफाई किया गया हो लॉन्जाइनस के द्वारा सबलाइम के लिए? तो ग्रैंडियर ऑफ थॉट, ऑब्वियसली ग्रैंडियर ऑफ थॉट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैथोज जिसको कहते हैं, वो भी होनी चाहिए। फिगर्स ऑफ थॉट एंड स्पीच, वो भी होनी चाहिए। और कहते हैं कि सी, एक्सेसिव ऑर्नामेंट्स। डी इज द राइट आंसर, ये नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव ऑर्नामेंट डाल के आप क्या करोगे? वो एक तरह से आर्टिफिशियल दिखने लगेगा। तो एक तरह से नेचुरल होनी चाहिए, पोइट्री आपकी नेचुरल होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 40
कहता है लॉन्जाइनस आर्ग्यूड दैट ट्रू सब्लिमिटी इज ऑफन फाउंड इन, देखो इनका एक ही कॉन्सेप्ट है सब्लाइम, सब्लाइम के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने डीप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दे विल सिंपली आस्क यू ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनका मेजर वर्क है सब्लाइम, सब्लाइम को ही वो डिफाइन करते हैं कि पोइट्री एक सब्लाइम अचीव करनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द रूल एंड कन्विक्शंस, देखो अगर आपने इसके ऊपर वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है प्लेटो के ऊपर, एरिस्टोटल के ऊपर, लॉन्जाइनस के ऊपर, हॉरिस के ऊपर, और बहुत डीप से मैंने बनाया है। इफ यू हैवंट सीन दोस, मैंने एटलीस्ट 80 या 70 80 के आसपास लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखो, है ना। रिसेंटली भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हम ट्रेडिशनली जहाँ से लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है वहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को भी देख लोगे तो यू वुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, और आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। कहते हैं कि लॉन्जाइनस आर्ग्यूड दैट ट्रू सब्लिमिटी इज ऑफन फाउंड इन, ट्रू सब्लिमिटी जो है वो कहाँ मिलता है, स्ट्रिक्ट एडिडेंस टू रूल्स एंड कन्विक्शंस, एकदम स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करने से मिलता है, या फिर अ सर्टेन फ्रीडम एंड डिस्कार्ड फॉर रिजिड रूल्स बॉर्न ऑफ जीनियस, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस, या फिर सिंपलिस्टिक एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, राइट आंसर इज बी। कहते हैं कि अ सर्टेन फ्रीडम होनी चाहिए, एक पोइट के पास सर्टेन फ्रीडम होना चाहिए सो दैट ही कैन ट्विस्ट अराउंड, ही कैन प्ले अराउंड विथ वर्ड्स, और डिसरिगार्ड फॉर द रिजिड रूल्स, एक जो रिजिड रूल है ना उसको डिसरिगार्ड, क्योंकि आपको नेचुरल होनी चाहिए, है ना, इट शुड कम नेचुरली, जैसे बोले ना वर्ड्सवर्थ ने, द पोइट्री शुड बी एन एंड द पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, इवन जॉन कीट्स भी कहते हैं जब तक अगर आपका स्पॉन्टेनिटी नहीं आती पोइट्री में, है ना, आप स्पॉन्टेनियसली नहीं लिखते हो, है ना, आपके थॉट्स आने चाहिए एक नेचुरल वे में, है ना, उसी को बोला गया पोइट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं कि लॉन्जाइनस फ्रीक्वेंटली कोट्स विच एपिक पोएट एज एन एग्जांपल ऑफ द सब्लाइम, सब्लाइम के अंदर कौन से पोएट को वो बार बार कोट करते हैं, वर्जिल, होमर, हिसोइड और ओविड, व्हाट वुड बी द राइट आंसर, होमर। देखो होमर जो था ना सब्जेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ क्रिटिक था वो, क्योंकि जब आप प्लेटो को पढ़ोगे, एरिस्टोटल को पढ़ोगे, लॉन्जाइनस को पढ़ोगे, हॉरिस को पढ़ोगे, दे ऑल वेर सो, मतलब दे ऑल वेर सो इंटरेस्टेड इन होमर, क्योंकि होमर सबसे इंपॉर्टेंट राइटर था ग्रीक लिटरेचर के अंदर, होमर से बड़ा कोई राइटर हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे बड़ा राइटर होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, उसको सबसे ज्यादा उसके ऊपर लेंस लोग लगा के देखेंगे कि भाई होमर किस तरह से लिखता था। जैसे याद करो प्लेटो ने होमर के बारे में क्रिटिसाइज किया था कि होमर का जो वर्क है उसके अंदर गॉड को इस तरह से दिखाया गया है कि गॉड को इमोरल दिखाया गया है, एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दैट प्लेटो होमर को क्रिटिसाइज करते हैं कि होमर के जो वर्क्स हैं वो एक्सलेंस, मतलब एक्सलेंट वर्क नहीं है, क्योंकि वो गॉड जो है ना वो वर्चुअस दिखना चाहिए, लेकिन वो गॉड को इमोरल दिखा देते हैं, करप्ट दिखा देते हैं, है ना। तो होमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म स्यूडो लॉन्जाइनस, मैंने अभी बताया स्यूडो लॉन्जाइनस जिसका नाम पता नहीं है हमें, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेफर्स टू अ फेक एडिशन, नहीं ये भी नहीं है, इंडिकेट्स दैट द ट्रू ऑथर्स आइडेंटिटी इज अनसर्टेन, तो बी शुड बी द राइट आंसर, कि ऑथर की जो आइडेंटिटी है वो अनसर्टेन है, बट उनको दे दिया गया कि हाँ इन्होंने लिखा है, परहैप्स ही इज द पर्सन हु रोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कहते हैं कि लॉन्जाइनस बिलीव्ड दैट द सब्लाइम इफेक्ट कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, लॉन्जाइनस विश्वास करते हैं कि जो सब्लाइम इफेक्ट है कहाँ से आता है, किस चीज की कॉम्बिनेशन से आता है, तो इनेट जीनियस एंड लर्नेड आर्ट, strict adherence to the classical rules, purely emotional and outpouring, intellectual analysis alone. What would be the right answer? 43 का right answer would be A. Innate genius and learned art. Learned art में कुशलता हासिल होनी चाहिए, और innate genius. Obviously बात है पोइट के पास जीनियस होगा तभी तो वो लिख पाएगा, तो A is the right answer. Question number 44. Which of these is crucial for achieving grandeur of thought according to Longinus? Longinus के अनुसार ग्रैंडर ऑफ थॉट अचीव करने के लिए क्या चीज क्रूशियल है, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, इमिटेशन ऑफ ग्रेट मैटर्स, अ नोबल एंड लॉफ्टी सोल, अ मास्टर ऑफ ग्रामर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार नेट ने भी पूछा है, बीपीएससी में भी आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो राइट आंसर होगा अ नोबल एंड लॉफ्टी सोल। ही टॉक्स अबाउट लॉफ्टी सोल, नोबिलिटी, मतलब कि करेज की बात करता है, जेनरोसिटी की बात करता है ना, विलिंगनेस टू फॉरगिव की बात करता है, विलिंगनेस टू फॉरगिव,
है ना? इसी को बोला गया अ नोबल एंड लॉफ्टी सोल होना चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर अगर नोबल नहीं होगा, लॉफ्टी सोल उसका नहीं होगा, जेनरस नहीं होगा, तो लोग उसको नहीं लाइक करेंगे, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो जब भी आप एक अच्छा वर्क लिखते हो, एक सबलाइन वर्क क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो देयर शुड बी ए कैरेक्टर जिनके जो नोबल होगा और जिसके सोल जो होंगे वो लॉफ्टी होंगे, मतलब विलिंगनेस टू फॉरगिवनेस, है ना? समझ रहे हो ना? या जेनरस होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि लॉन्जाइनस कंपेयर्स द इफेक्ट ऑफ द सबलाइम टू, लॉन्जाइनस जो है वो कंपेयर करते हैं अपने सबलाइम के इफेक्ट को किससे? अ जेंटल ब्रीज से, अ सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से, अ स्लो बर्निंग फायर, अ मेटिकुलस कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। तो राइट आंसर इज बी। ये भी यूजीसी नेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। अ सडन बोल्ट ऑफ लाइट या अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब एक तरह से आपके अंदर गुजरता है, सडन फ्लैश ऑफ लाइट, है ना? यू गेट इंस्पायर्ड, एक सडन इंस्पिरेशन आपको मिलता है ना? जिसे यूफेमिज्म कहते हैं ना, अचानक से आपको एक थॉट आ गया, अचानक से आप अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले गए, आपके थॉट एलिवेट हो गए, है ना? तो 45 इज द राइट आंसर। तो दैट वाज ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका रेनेसां लिटरेचर है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो आई एम ट्राइंग टू मेक एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस इन ईच वीडियोस, ताकि छोटे वीडियोस रहेंगे और आप इजीली कभी भी बैठे बैठे आप इसको देख सकते हो, है ना? और आपके थॉट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और सी यू इन द नेक्स्ट वन।